वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 12th क्लास का टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ इसलिए पढ़ने वाले हैं बिकॉज ये कुछ नया नहीं करने वाला है, बट इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए, आपको याद होगा, पढ़ा था बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेशन के लिए किसी भी जो आपका कंडक्टर होता है उसमें से जो करंट फ्लो होती है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एम आई राइट? करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यस, मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट फ्लो होने की वजह से। तो हम कैलकुलेशन कैसे करते थे? तो हमने पढ़ा था बायो-सावर्ट लॉ, राइट। अब बायो-सावर्ट लॉ से ज़्यादा कन्वीनियंट लॉ एम्पियर ने दिया, जिसके अनुसार अब हम पढ़ने वाले हैं कि वो क्या होता है। तो बेसिकली क्या काम आने वाला है ये लॉ? ये काम आने वाला है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस लॉ को समझने से पहले एक बेसिक सी बात समझिए। देखिए, कोई एक कंडक्टर है, सपोज ये कोई कंडक्टर है, इसमें एक करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। अब अगर ये कंडक्टर है, इससे अगर मैं बात करता हूँ, सारी करंट यहाँ फ्लो होती है। यहाँ पर सपोज इन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारा का सारा मान लो बी है, ठीक है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी है, कहाँ पर? कंडक्टर के ऊपर, क्योंकि यहाँ करंट फ्लो हो रही है। अब इससे अगर मैं जैसे जैसे बाहर दूर जाऊँगा सराउंडिंग में, मतलब चारों तरफ अगर मैं इस कंडक्टर ये है तो इसके इधर जाओ चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, मैं दूर मतलब बाहर की बात कर रहा हूँ, जैसे ही सराउंडिंग में मैं दूर जाऊँगा तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। तो हम बोलते हैं सर कि दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। उसका रीज़न क्या है? वो डिपेंड करेगा। आपने मैग्नेटिक फील्ड में जब बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा है तो वहाँ पे एक म्यू नॉट पढ़ा था। म्यू बेसिकली ये था परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी या हिंदी में बोले पारगम्यता, चुंबकीय क्षेत्र की पारगम्यता। परमिएबिलिटी का मतलब क्या था? कोई भी मीडियम या माध्यम, ये एक वायर है, ये यहाँ एयर में रखा है, थोड़ी देर बाद हमने इसको वैक्यूम में रख दिया, थोड़ी देर बाद हमने इसको वाटर के अंदर रख दिया या कोई और गैस के अंदर रख दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मीडियम अगर बदलते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ट्रैवल करने का, स्प्रेड होने का, फैलने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे से दूर तक नहीं जाने देते, इट मीन्स वो उसका लॉस करते हैं। यहाँ तक जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, मतलब ज़्यादा लॉस हुआ। एक मैग्नेटिक फील्ड यही है, वो वहाँ दूर तक चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा दूर तक गया, परमिएबिलिटी ज़्यादा थी, ठीक है। तो मीडियम में जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में इससे दूर जाऊँगा, वो डिपेंड करता है किस पर? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, इस पर डिपेंड करेगा बेटा। तो अगर इस पर डिपेंड करेगा तो दूर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब मान लो मुझे इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो इसने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया। वो क्या बताया कि देख लीजिए, यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ इस मीडियम में आता हूँ, मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो हमने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है मीडियम में, किसी भी मीडियम में होगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट। पहले आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, तो अब हो जाएगा म्यू नॉट आई, बिकॉज आई तो कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर पर। उससे बाहर जाते ही म्यू नॉट और लग जाएगा आई के साथ, बिकॉज म्यू नॉट टाइम्स वो कम होता हुआ चलेगा, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर मैं मान लो यहाँ पर एक पॉइंट बताया, इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो मैं इसका एक ऐसे लूप बना सकता हूँ, क्योंकि ये वायर है, कंडक्टर है, इसके चारों ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सारों को मिलाया तो एक आर रेडियस का क्या बन गया? एक सर्कुलर लूप बन गया, क्लोज लूप। इसके ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सारे पॉइंट इस कंडक्टर से बराबर दूरी पर है, तो आंसर यस, बराबर दूरी पर है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड था 20, तो यहाँ जाते जाते मान लो मैंने बोला 2 हो गया, बट अब जो 20 मैग्नेटिक फील्ड था वो 2 हो गया। इट मीन्स यहाँ 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे फैल गया। तो 2 2 2 2 को सारों को मिलाएंगे तो कितना आएगा? तो आंसर अभी भी 20 आएगा। यहाँ मैं अब इससे और बड़े की बात करता हूँ। यहाँ मैंने पूछा तो किसी ने बोला कि सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अब 1 हो गया, यहाँ पहले 2 बता रहा था, अब 1 हो चुका घटकर, यहाँ मान लो 10 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 फैल गया, तो सारा मिला के अभी भी 20 होगा। तो ये लो यही चीज़ कहता है क्या कि टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका लाइन इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? समाकलन का मतलब होता है जोड़ना।
इतना, फिर एक टुकड़ा ये, फिर ये टुकड़ा ये, छोटे छोटे लाइन के टुकड़ों को जोड़ोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टोटल वो होगा किसके बराबर, म्यू नॉट आई के बराबर। म्यू नॉट आई क्या था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था, कहाँ पर, कंडक्टर पर, कंडक्टर से निकलते ही। तो हम लोगों ने क्या बना दिया इसका रूल, तो इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, और क्लोज पथ के मतलब बंद पथ होना चाहिए, क्लोज इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन का मतलब होता है B डॉट डी एल, डी एल मतलब डी एल डी एल डी एल डी एल के छोटे छोटे टुकड़ों को ये लाइन बोलते हैं हम, लाइन है तो इसलिए लाइन इंटीग्रेशन। और ये गोला लगाया किसके लिए, क्लोज इंटीग्रेशन के लिए, मतलब यहाँ से शुरू होकर वापस यहीं पर आएंगे तो जो सारा मैग्नेटिक फील्ड छोटा 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 जुड़ा वो किसके इक्वल है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड था वो ऐसे फैल गया। यहाँ पर देखो 5 5 5 5 5 के ऐसे फैला हुआ था, फिर 2 2 2 2 2 2 फैला, और दूर गए तो 1 1 1 1 फैल गया, बट यहाँ भी 20 था, यहाँ भी 20 था, यहाँ भी 20 था, टोटल मिला के। समझ में आई कि नहीं आई आपको ये बात, भाई टोटल कोई चीज़ यहाँ 20 है, मैंने क्या किया यहाँ पर 20 है बट 5 5 5 5 5 करके दूर जाते ही फैला दिया, और दूर गया 2 2 2 2 2 2 करके फैला दिया, 1 1 1 1 करके फैला दिया। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब टोटल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो थी शुरू में म्यू नॉट आई। यही हमारा स्टेटमेंट है एम्पियर्स लॉ का। मतलब एम्पियर के नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चालक के अराउंड चारों ओर किसी बंद लूप पर जो लाइन इंटीग्रेशन होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो उसके अंदर बहने वाली टोटल विद्युत धारा I के म्यू नॉट टाइम्स होता है, म्यू नॉट गुणा होता है। समझ में आई कि नहीं आई बात, और अच्छे से समझो। मतलब मान लीजिए ये एक मैंने वायर लिया और एक मैंने ये ऐसे बना रखा है, ये इसमें करंट है I, ठीक है, या सिग्मा I लिख सकते हैं। सिग्मा क्यों लिखते हैं, बेसिकली कुल करंट की बात करते हैं अपन, तो कुल के लिए सिग्मा I लिख देते हैं, बिकॉज अभी आप समझेंगे। यहाँ सिग्मा I की वैल्यू क्या है, तो आंसर आप बोलोगे I है, क्योंकि I करंट जा रही है। और एम्पीरियन लूप, अब इस बंद रास्ते को क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप, क्योंकि एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने ये दिया था। तो लूप का, बंद लूप का लूप क्या होता है, क्लोज पाथ, एम्पीरियन लूप नाम दिया है इसका। इसके बाद बात करेंगे, मान लो ये एक एम्पीरियन लूप बनाया, इसके अंदर एक कंडक्टर ऐसा रखा है, एक कंडक्टर ऐसा, मान लो ये 3 तरह की करंट जा रही है एक ही लूप के अंदर, I1 ऊपर, I2 और I3 नीचे। तो सिग्मा I की वैल्यू क्या आएगी, कुल करंट इस लूप के अंदर कुल करंट कितनी लूँगा, तो ध्यान दो, 2 करंट ऊपर जा रही है, एक अगेंस्ट जा रही है, नेट कितनी है, नेट वर्ड यूज़ करना है हमें, कुल माइनस I3, 2 प्लस की है तो 1 माइनस की, ये यहाँ पे सिग्मा I होगा। अगर मान लो मैंने बोला ये कोई कंडक्टर है, I करंट फ्लो हो रही है, यहाँ एक मैंने लूप बना दिया, बताओ सिग्मा I कितना होगा मेरे फॉर्मूले के लिए, तो 0। क्यों, क्योंकि इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है। फिर से हमें क्या बताना है कि कभी भी किसी कंडक्टर के चारों ओर हम एक लूप ड्रॉ करेंगे, उस लूप के किसी भी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो कि B है। B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन तो मतलब कुल, अकेला B मतलब इसके किसी भी पॉइंट पर। तो अगर हमें B कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, एम्पीरियन लूप बनाया करेंगे, लूप बनाएंगे। अब उस लूप की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी इस कंडक्टर से, तो आंसर है सर बराबर होगी सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस, पहली बात। दूसरी बात आती है कि उसके अंदर जितनी भी करंट जा रही है, नेट करंट हमें लेनी है, दैट इज सिग्मा I। सिग्मा मतलब बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम। अब आता है DL, B और DL कहाँ है, तो B मैंने बोला ना कि जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसके चारों ओर एम्पीरियन लूप बना दिया बेटा आपने, और ये एम्पीरियन लूप है, उसके किसी भी पॉइंट पर ये B है। अब DL का मतलब क्या है, इस लूप का टुकड़ा छोटा सा, ये मैंने इसके चारों ओर एक एम्पीरियन लूप मान लिया, ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा, ये क्या है, DL है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, इस कंडीशन में B और DL के बीच में कितना एंगल है, B और DL, एक B है एक DL है। तो B की डायरेक्शन क्या है, पहले ये देखो, हमने डायरेक्शन निकालनी आती है, अंगूठा किधर करें, करंट के डायरेक्शन में, और लूप ऐसे किया तो B की डायरेक्शन ऐसे है, और लूप कैसे है, तो आंसर लूप भी ऐसे है। देखो लूप ऐसे है और B भी कैसे है, ऐसे, और B और DL के बीच में एंगल कितना हो गया, देखो B भी इधर है, लूप भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्लियर है कि नहीं है ये बात, तो थीटा 0 होना चाहिए। लूप और इसके B और DL के बीच एंगल या तो थीटा हो या 90 डिग्री हो,
हमें दो ही तरह के एम्पिरियन लूप बनाने हैं, दिस इज एप्लीकेशन। हमें अगर इस एम्पिरियन लूप लॉ को कहीं भी लगाना है तो हम लगाने के लिए क्या करेंगे, थीटा जो है बी और डीएल के बीच या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, और लूप इस तरह से बनाएं कि उसके हर पॉइंट जो है कंडक्टर से बराबर डिस्टेंस पे हो। ठीक है, उसी तरह से हम बनाएंगे। फिर से मैं एक बार रफली फटाफट बता देता हूँ, समराइज करते हैं इसको। एम्पिरियन लॉ क्या है, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होगी तो चारों ओर क्या बनाएगा, तो आंसर है सर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे, उस जो कंडक्टर है उसके चारों ओर एक लूप बनाएंगे, इमेजिनरी लूप हम खुद बना लेंगे, उस लूप को बोलेंगे एम्पिरियन लूप। उसके अंदर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, क्या कि उस लूप का लाइन इंटीग्रेशन मतलब रेखा समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का किसके बराबर होगा, म्यू नॉट, और उसके अंदर जितनी करंट जाएगी उसके बराबर होगा। ये कैसे होता है थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया, बाकी आप इसको याद रखें। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि कैसे होता है, बिकॉज सीधा इसका एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, बट समझने की दृष्टि से मैंने आपको समझाया कि जैसे जैसे आप सराउंडिंग में निकलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फैलता है, उसी को ध्यान में रखकर ये लॉ बनाया गया है। यहाँ पर इसका एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन और कर सकते हैं, इस म्यू नॉट को इधर डिवाइड कर दें तो B/μ0.dl इक्वल्स टू सिग्मा आई, इसको हम लिखते हैं H। अब नाउ व्हाट इज H, इसको बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र, या हम हिंदी में बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र, या हम बोलेंगे इसको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, हिंदी में बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र। तो ये भी कहा जाता है कि चुंबकन क्षेत्र का लाइन इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, तो आंसर है सर सिग्मा आई के, टोटल करंट के। ठीक है, अब इस पे आधारित एक एक्सपेरिमेंट या मतलब डेरिवेशन कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, कंडक्टिंग तो आएगा ही। मान लीजिए एक कोई कंडक्टिंग वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, दोनों तरफ लेंथ इनफाइनाइट है, आई करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से। अब मुझे इससे आर डिस्टेंस पर, या ए डिस्टेंस मान लो या आर मान लो, आर डिस्टेंस दूर पर मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर उसने पूछ लिया बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड है। बायो सावर्ट लॉ लगाना जानते थे, हमने वहाँ से भी कैलकुलेट किया, कितना आता था याद करो, आपको याद होगा μ0I/2πa, ए मतलब ए डिस्टेंस पर, या आर बोले तो आर डिस्टेंस पर, इतना ही आता था। नहीं याद है तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दूसरा तरीका है एम्पियर्स लॉ, ये इजी पड़ेगा हमें। देखिए जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को एम्पिरियन लूप का भाग बनाओ, और क्या ध्यान रखो, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच एंगल क्या होना चाहिए, मतलब 0 डिग्री या 90 डिग्री। तो लूप में देखो कैसे बनाओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की ओर, ऐसे अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, तो लूप भी मैं क्यों ना इसके अंदर ही ऐसे घुमाते हुए बना दूं, जैसे हमने अभी बनाया था। ये आपका लूप बन गया जो कि आर डिस्टेंस है, ये आर, यहाँ से क्या डिस्टेंस है, दिस इज आर, रेडियस आर मान लो ना, बेसिक सी बात है। एक लूप बनाया परपेंडिकुलर, ये वायर ऐसे है, परपेंडिकुलर लूप बनाया है ऐसे यूं, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तल के लंबवत, जिसका आर डिस्टेंस है। ठीक है, तो बस हम ये अब अप्लाई कर सकते हैं एम्पिरियन लूप। तो बी और डीएल के बीच में थीटा कितना होगा, तो आंसर है 0। देखो बी भी अंदर है और डीएल भी अंदर जा रहा है, तो थीटा 0। तो हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एम्पिरियन लॉ बी डॉट डीएल क्या होता है, तो आंसर है सर वो होता है μ0 सिग्मा आई। सिग्मा आई सारी करंट का सम कितना है, यहाँ तो आई करंट जा रही है, क्लियर है, ओके। अब एंगल कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, अच्छा ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट डी एल लिख रहे हैं ना अपन, लाइन इंटीग्रेशन, तो बी डॉट डी एल का मतलब है कोस थीटा, तो कोस 0 का मतलब क्या हो गया 1, भाई कोस 0 का मतलब क्या हो गया, बी डॉट डी एल को क्या लिख सकते, बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा 0 तो क्या बन गया बी डॉट डी एल, बी डी एल आ गया बस, इक्वल्स टू क्या आ गया μ0 आई, ओके। बी, अब एक बात देखो, बी जो है ये हर जगह इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस लूप पर हर जगह कैसा वैल्यू आएगा, तो बी का सेम वैल्यू आएगा, बिकॉज आर डिस्टेंस सेम है, यहाँ 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 चारों ओर सेम वैल्यू आएगी ना बी की। तो बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल,
म्यू नॉट आई, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, छोटे छोटे डीएल 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 का इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ जाएगा, इस पूरे लूप का सरकमफेरेंस या परिधि, तो ये क्या होता है 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या आ गया म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये शुरू में लिखा था क्या यही वैल्यू थी, आंसर यस, बायो सावर्ट से भी ये थी और अभी भी यही आई, तो बच्चे सेम ही आएगी, अलग कैसे आ जाएगी, लॉ ही तो बदला है लेकिन वैल्यू तो सेम ही आनी पड़ेगी ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बी और आर आपस में कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बी एंड आर कैसे हैं इन्वर्सली, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा तो बी की वैल्यू घटती जाती है। बी क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र, टोटल बी कितना है, तो आंसर है सर छोटे 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 को मिला के इंटीग्रेशन करके हमने बताया था म्यू नॉट आई होता है, वो करंट आई फ्लो हो रही थी तो म्यू नॉट आई टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड होता है सारा का सारा, ये होता है एम्पियर्स लॉ। तो आगे हम लोग और भी बहुत सारे कंडक्टर्स की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अब हम एम्पियर्स लॉ से निकालेंगे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इसमें 2-4 डेरिवेशन और आएंगी, अलग अलग तरह के कंडक्टर को हम एम्पिरियल लूप से सॉल्व करेंगे, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप एक बार ठीक से स्टडी करें, नोट्स में और देखें। थैंक यू।